भाई सबको मेरी नमस्ते। और बात कर शुरू करने से पहले एक तो मैं बताऊं कि भाई मेरे सिर मत ओढ़ दिया करो किसी ने। आज मेरे पास इससे पहले भी आए हैं फ़ोन, लेकिन आज एक पेरेंट की कॉल आई मेरे पास। उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे बेटे को ये बोल दीजिए कि वो मेरी सारी बात मानना शुरू कर दे, और या फिर वो मेरी बात नहीं मानता और जबान लड़ाता है और उल्टा बोलता है और मतलब कहीं भी लग जाता है वो लोगों को समझाने कि तुम ये फर्जी है, ये जहरीले मत लेना। अब मैंने कहा कि मैं तो जानता नहीं आपके बेटे को। उसने कहा कि वो आपकी वीडियो देख के ऐसा करता है और उसके अंदर इतना चेंज आया कि अब वो हमारी बात भी नहीं मानता, और वो ये कह रहा है कि बलारा सर से बुलवा दो, उनसे कहलवा दो, फिर मान लिया करूँगा। तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि आप मेरे बेटे को बोल दो कि मेरी बात मान ले। तो भाई उस बच्चे को मैं दो तीन बातें कहूँगा। देखो, इस तरह का कोई और भी बच्चा हो तो दो बात हैं कि माँ बाप की बात मानो या ना मानो, वो तो आपके विवेक के ऊपर ही निर्भर करेगा, और मैं चाहूँगा कि आप अपने विवेक से ही निर्णय लें। लेकिन जो भी निर्णय लें उसकी जिम्मेदारी भी लें साथ में, कि मैंने नहीं मानी थी तो मैं भुगतूंगा, अब चाहे जो मर्जी हो मेरी ज़िंदगी के साथ तो मैं करूँगा। तो लेकिन जहाँ तक बात है जबान लड़ाने की, तो अपनी बातों को तर्कपूर्ण तरीके से रखो, वो बात अलग है। और कभी भी अपने से बड़े उम्र में जो लोग हैं उनके सामने भी अगर आप अपनी बात रख रहे हो वो तर्कपूर्ण रखो। मतलब उसके उस बहस को बदतमीजी में मत बदलने दो। मतलब ठीक है, मैं अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को गालियां देता हूँ, मतलब उनको मैं सुनाता रहता हूँ। और उनको तो मैं इसलिए सुनाता हूँ ना क्योंकि वो तो हमारे नौकर हैं। तो अपने नौकर को तो सुनाया जा सकता है, उसको तो इसलिए मतलब डांटा जा सकता है, सुनाया भी क्या जा सकता है, डांटा जा सकता है। और हालांकि इंसान होने के नाते मुझे उन दोनों की भी इज्जत करनी चाहिए, पर वो इंसान होते तो मैं इज्जत करता, वो तो राक्षस बन के काम कर रहे हैं देश और दुनिया के लिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उनके लिए तो मैं नहीं खैर अपने शब्द वापस लूँगा। बट फिर भी आप अपने पेरेंट्स के साथ कम से कम थोड़ा सा इज्जत से पेश आओ और अपना तर्कपूर्ण बातें रखो। बात मानो या ना मानो वो तुम्हारा विवेक है, उसके लिए मैं नहीं कहूँगा कि आपको मानना है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि पेरेंट कितने सही हैं और बच्चा कितना सही है और बच्चे का उसका बना कैसा है। दूसरा एक सवाल था लोगों का, बहुत सारे सवाल थे। दूसरा पॉइंट ये था कि आप प्रॉब्लम्स पे बात करते हो, सॉल्यूशंस पे बात नहीं करते हो। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने प्रॉब्लम्स पे भी बात की है और सॉल्यूशंस पे भी बात की है। यहाँ तक कि आखिर में आपको जैसे कुछ लोग ये कह देते हैं कि भाई आप दिस इज ही इज अ वुड बी पॉलिटिशियंस, मतलब मुझे बोलते हैं कि ये आने वाले वक्त में राजनीति करेगा। और इसका भी जवाब मैंने अपने पुराने वीडियो में दिया है कि राजनीति का असर एक तो हमारे पैदा होते ही सब हर आदमी की जिंदगी पे पड़ना शुरू हो जाता है, और हर वो आदमी जो वोट करता है वो राजनीति करता है। तो इसलिए मेरी राजनीति करनी बाकी लोगों की राजनीति से अलग नहीं है। तो या तो ये कह दो कि राजनीति करना गंदी बात होती है, या फिर ये कहो कि राजनीति सिर्फ और सिर्फ वो राजनीति होनी चाहिए जो चुनाव के वक्त होती है, लोगों की बात मत करो। अगर इसको तुम राजनीति कह रहे हो तो ये राजनीति मैं अभी भी कर रहा हूं। तो मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी भी कर रहा हूं। दूसरी बात, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप हमें सोल्यूशन बताइए। देखिए, पॉलिटिकल सोल्यूशन तो तब आएगा जब हमारे समाज का वो गरीब से गरीब तबका भी इस बात को समझेगा कि उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी है, ग्राम सभा को इतना मजबूत करना क्यों जरूरी है, और गांव के लेवल पर डिसीजन लेने क्यों जरूरी है। जब उसको समझ में आएगा और वो खुद इसमें पार्टिसिपेट करने लगेगा, फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं होएगी कि वो अपने फरमान जारी करके और किसी के ऊपर भी वो लाद सके। तो लोगों को अलग अलग करना एक पहला प्रोपागेंडा इनका है। तो किसी एक मुद्दे पर अगर लोग इकट्ठे होते हैं तो इनका प्रोपागेंडा फेल हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा था। तीसरी एक चीज और थी कि जब इस बीमारी से हम लोग निपट लेंगे, जब हम आने वाले वक्त में अगर किसी को हम व्यवस्था परिवर्तन की बात भी करते हैं तो वो व्यवस्था परिवर्तन होगा कैसे, गांव के लेवल पे ऐसा एजुकेशन सिस्टम कैसे बनेगा कि उसमें हर बच्चे को रोजगार दिया जा सके,
हर माँ बाप इतना सक्षम कैसे होगा कि वो अपने बच्चे के इंटरेस्ट को देख करके, उसके टैलेंट को देख करके उसको निखारने की दिशा में एक्टिव काम कैसे करे। तो इस काम कैसे करे ये तब कर सकता है जब उसे बात समझ में आई हो। तो मैंने अभी तक अपनी जो फाइंडिंग्स हैं, अपनी जो पुराने रिसर्च है, जो मेरा अपना काम है, मैंने वो पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं रखा है। और मैं उसे उन लोगों को देता हूं जो लोग चाहते हैं अपने गांव को सुधारना, जो चाहते हैं अपने गांव के ऊपर काम करना। पिछले 1.5 साल से जब से महामारी आई हुई है, इस दौरान मैं फाइनल ट्रेनिंग नहीं कर पाया हूं। तो उन साथियों से जो ट्रेनिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं, मैं क्षमा चाहता हूं बार बार, क्योंकि हिमाचल में मैंने अभी फिर से बात की थी और उन्होंने मुझे वो जगह देने से अभी मना कर दिया। तो मैं बहुत जल्दी, मतलब मैं इस महीने में नहीं तो अगले महीने में आपको ट्रेनिंग करवा के लाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ट्रेनिंग हम लोग रेजिडेंशियली करेंगे। तो ये पॉइंट है कि वो ट्रेनिंग होगी हमारी। तो बेसिक ट्रेनिंग आप अपनी घर बैठे कर सकते हैं। उस ट्रेनिंग का पर्पस क्या है कि मुझे हर गांव से बच्चे चाहिएंगे जो उसी गांव के हों। मैं नहीं कर सकता, या कोई भी आदमी जो आपके गांव में आकर के आपके गांव के लिए काम नहीं कर सकता। आपको ही अपने गांव के लिए काम करना पड़ेगा। और इस जो 100% एम्प्लॉयमेंट वाले जो हम एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसके लिए हमें यूथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि यूथ एक तो डायरेक्शनलेस है और एक उसको पता नहीं कि उसे क्या करना है, और खुद के लिए भी भ्रमित है और दूसरों के लिए तो भ्रमित है ही, और गलत दिशा में वो काम कर रहा है। इसीलिए उस दिशा में ना तो उसको ये महसूस होता एक कि मैं कुछ कर रहा हूं, जिसे हम अकम्पलिशमेंट की फीलिंग कहते हैं, और ना ही वो आगे बढ़ पाता है, क्योंकि उसको ये महसूस होता है कि कोई प्रोडक्टिव फीलिंग नहीं आती है। भाई जैसे मैं जब काम किया करता था कुछ दिनों पहले, तो मुझसे पूनम पूछती होती थी कि आप इतना लोगों के बीच इतना रहते हो, आप जाते हो, इतना गांव में जाके मगजमारी करते हो उन लोगों के साथ, उनको कुछ समझ में भी आता है? क्योंकि आज से 10 साल पहले जब मैं गांव में जाके समझाता था कि आने वाले वक्त में ऐसी एजुकेशन हो जाएगी कि आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा अपने बच्चों के लिए, तो वो लोग ये कहते थे नहीं, तैयारी करने से ही बात बनेगी। और मैं कहता था ये तैयारी करना, ये कोचिंग सेंटर सबसे बड़ा फ्रॉड है। अब मेरा खुद कोचिंग सेंटर होता था, लेकिन जब मुझे रियली फील हुआ कि ये कोचिंग एक्चुअली बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही है, तो मैंने 2016 में पढ़ाना बंद कर दिया और मैंने इस दिशा में काम करना शुरू किया कि मैं अपने जैसे टीचर्स जो है वो समाज के अंदर तैयार कर सकूं। टीचर से भी ज्यादा जरूरी है अपने जैसे, मतलब हम लोग पेरेंटिंग पे काम कर सकें। क्योंकि हमारे देश के अंदर आप गाय पालने के अलग ट्रेनिंग सेंटर हैं, घोड़ा पालने के भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, मछली पालने के, सुअर पालने के भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, लेकिन आदमी के बच्चे को कैसे पालना है और उसके लिए क्या इंतजाम करने हैं और समाज कैसा हो और किस तरह से हम लोग उसके लिए तैयारी करें, इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। तो इसीलिए मैंने फिर गांव-गांव जाकर के बताना शुरू किया था। शुरू में बहुत सारा रेजिस्टेंस भी आया, लोगों को समझ में भी नहीं आया, बट ओवर द टाइम इसका ये असर हुआ कि लोगों को जब समझ आने लगा तो उन्होंने लिटरली इसके ऊपर प्रयास करने शुरू किए। बहुत से गांव में हम लेवल 2 में भी पहुंच गए थे, और उस 2 लेवल पे पहुंचने के बाद ये एक नया ड्रामा चालू हो गया लॉकडाउन वाला, और लॉकडाउन करके सारे काम बंद कर दिए। उसके बाद कहीं लोग इकट्ठे ना हो जाएं, इसलिए सारे लोगों की गैदरिंग पे इन्होंने बैन लगा दिया। तो यूएपीए लगा दिया, पेंडेमिक एक्ट लगा दिया, एनएसए लगा देते हैं जब भी आप इनका विरोध करेंगे, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये 4 एक्ट के लिए मैं आपको कहूंगा कि इनके लिए चिट्ठियां लिखनी शुरू करो कि ये बंद करो और नॉर्मल करो इस भारत को, क्योंकि हमें पता लग गया है कि आपका ये फ्रॉड था पूरा का पूरा। और ये जो बेच रहे हो, जितना बड़ा घोटाला तुम लोग कर रहे हो, ये फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हो, इन सर्टिफिकेट के पीछे जो ह्यूमन कंट्रोल का जो तुम्हारा एजेंडा है, जो तुम्हारा ये क्राइसिस का एजेंडा है, जो पूरे देश को, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का, उन एलिट्स का जो पूरी दुनिया भर के अंदर इस गंद को चला रहे हैं, तो हमने इसके ऊपर बोलना शुरू करना पड़ेगा ताकि हम नॉर्मल होकर के फिर से दोबारा वो सभाएं कर सकें, लोग मीटिंग कर सके। तो इनको डर लगता है कि अब लोग इकट्ठे होंगे तो बात करेंगे कि इन्होंने महंगाई भी बढ़ा दी, इन्होंने नौकरियां भी खा गए, डिपार्टमेंट भी बेच गए। तो इसीलिए ये इमरजेंसी वाले हालात परमानेंट लगाने का इनका प्लान है, और 24 में हो सकता है कि 24 तक लोग विरोध करते करते हिंसक हो जाएं, तो ये मार्शल लॉ लगा दें।
तो आपके ऊपर टोटल कंट्रोल ही इनका एजेंडा है, और वो खाने से नहीं होगा। मान लो किसानों के कानून इसलिए लाए गए थे कि खाने पे कंट्रोल इनका हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि किसान बैठे हुए हैं। 1 साल हो जाएगा अब 26 तारीख को, तो इनकी हिम्मत नहीं है उनकी तरफ आंख उठा के देखने की। तो अब ये सोच रहे हैं उनको इकोनॉमिकली इतना खत्म कर दें। तो जब तक वो आंदोलन वहां चल रहा है तब तक हम लोगों की भी हिम्मत है कि हम बोल पा रहे हैं। तो इस दौरान क्यों ना हम एक जैसी सोच के लोग इकट्ठे हो जाएं, जो मानवता की भलाई चाहते हैं, जो हर किसी की भलाई चाहते हैं, हर जात की, हर आदमी की, हर बच्चे की, हर कौम की, हर धर्म की, समाज के अंदर रहने वाले हर आदमी की भलाई चाहने वाले लोग, हर आदमी की। अगर आप कोई एक वर्ग को बचाना चाहते हो तो आप हमारे ग्रुप के नहीं हो सकते। तो अगर आप अपने आसपास के और अपने से दूर जहां भी हर इंसान की भलाई की बात अगर आप कर सकते हो, और अगर आप उस दिशा में काम करना चाहते हो, आपके पास तजुर्बा भी है, आपके पास एनर्जी है, कुछ भी है, हमें सिर्फ वो आदमी चाहिए जो इस दिशा में काम कर सकें और अपने अपने समाज के अंदर उन चीजों को, फैले हुई उन चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ के कुछ इस दिशा में दिशा दे सकें उन लोगों को जिनको नहीं पता है। तो एक एक आदमी जब तक नहीं जागेगा और वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तब तक मैं नहीं समझता उनकी भागीदारी के बिना ऐसा कोई चीज संभव है कि हम कुछ इस तरह का कर पाएं। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने आसपास उन लोगों को चिन्हित करो। अगर ये वीडियो आप सुन रहे हो और आपको लगता है कि उस नौजवान को ये बात पता होनी चाहिए, तो इसका लिंक उसको भेजिए आप, कि ये वीडियो सुन के, इसलिए मैं छोटी बना रहा हूं ताकि वो जल्दी से सुन के और मुझे मैसेज करें कि मुझे वो ट्रेनिंग चाहिए जो गांव की एजुकेशन पे काम करना चाहते हैं। उसके रिगार्डिंग मैं कैसे भेजूं उनको, मैं वो वीडियो यहाँ से, मैं ऑडियो वो भेज दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा, मैंने कुछ स्कूल्स के अंदर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए थे, पेरेंटिंग के ऊपर सेमिनार्स किए थे, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा प्रचारित नहीं किया करता था, लेकिन अब मुझे लगता है वो बातें तो कम से कम मैं अपनी वीडियोस डालना शुरू कर दूं ताकि लोगों तक पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। इसके लिए आप मैं कहता नहीं था, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप दूसरे लोगों को भी मेरे चैनल का लिंक भेज के बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बंदे की वीडियो को सुनो, ताकि ये पता चले कि ये इस दिशा में काम कर रहा है। क्योंकि मैंने जो इतने सालों की इस जर्नी में, इस यात्रा में, मैंने एक चीज जानी है कि जिस गांव में हम नहीं पहुंच पाए या जिस बंदे से हम बात नहीं कर पाए, उसे तो नहीं मालूम है सोल्यूशन, लेकिन जिसको ये पता लग गया, जिसने ट्रेनिंग ले ली, उसको ये समझ में आ गया कि हाँ पॉसिबल है, हर बच्चे के लिए रोजगार पॉसिबल है और गांव के अंदर पॉसिबल है, नहीं तो गांव के चारों तरफ पॉसिबल है। तो मैं सबसे पहले आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिर उस काम का खाका होना चाहिए, और अगर हमारे पास ये खाका होगा तो हम तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप सेल्फलेस होकर के काम कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर इसमें, जैसे मैं आपसे सिंपल एक बात कहता होता हूं गांव वालों को कि आपका गांव है, आप बचा सकते हो, मेरे पास टेक्नोलॉजी, टाइम और ट्रेनिंग, 3 चीजें हैं, मेरे से वो ले लो। मैं उसके बदले आपसे टाइम नाम पे पैसे लेता ना, मैं कुछ भी लेता, आपसे कुछ नहीं लूंगा। मेरा आपसे कोई वो नहीं है सरोकार कि मैं आपसे कोई पैसा लूं या कुछ लूं। मेरे को, अगर आप अपने पर्सनल, अपने फायदे के लिए मेरे पास आना चाहते हो, अपने बच्चे को भेजना चाहते हो, तो मैं आपसे पैसे लूंगा, लेकिन मैं अगर गांव के लिए कोई भी काम होगा उसका मैं किसी से कोई चार्ज नहीं लूंगा। फिर वो मैं चाहे जितने मर्जी लूं, वो मेरा अपना तरीका है काम करने का। अभी आंदोलन में लगे हुए मैं लगभग फिर से मेरे पैसे खत्म हो गए, तो अभी मैं फिर छुट्टी लेके फिर थोड़े से पैसे कमा के फिर लग जाऊंगा। तो ये मेरा रूटीन का काम रहता है और मेरे पास कोई सेविंग भी नहीं रहती है, इसीलिए सरकार मेरे खिलाफ कोई काम नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मेरे पास कर्जा है ऑलरेडी जो मुझे देना है लोगों का। तो किसी ने मुझे पैसे देने होते हैं या मेरे मैं जो काम करता हूँ, तो वो सीधा मैं उसी अकाउंट में करवा देता हूँ। तो मेरे पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं है पिछले 7-8 सालों से। तो इसलिए सरकार उनको मेरे खिलाफ कुछ कागज तो मिलता नहीं है। तो अब आखिर में उनको मैं ही दिखूंगा कि, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं हूं। तो इसलिए आपको ये ज्यादा जल्दी से जल्दी आप ये सीख लें और अगली पीढ़ी को दे दें, ताकि अगली पीढ़ी इसको अगले दिशा, अगले समाज का, अगले लोगों तक ये पहुंचे बात, ताकि हम एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर बच्चे के लिए प्रोविजन हो, गरीब का हो, अमीर का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो उसका माँ बाप। तो जिसकी खाने की रोटी, जिसके खाने की समस्या खत्म हो गई है, वो उनके लिए काम करे, जिनके अभी रोटी नहीं मिली है। जो पढ़े लिखे हैं वो उनके लिए काम करें जो अभी अनपढ़ हैं, और इस तरह से हम लोग एक दिशा में काम करेंगे।
तो इसलिए मेरा ये मानना है, तो इसमें सरकारी स्कूलों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो अपनी ज़मीनों को बचा लीजिए। तब तक आप चिट्ठी लिख के भेजिए डीसी को कि हम लोग अपनी कोई ज़मीन बेचने वाले नहीं हैं, और इस दिशा में आप जितना हो सके काम करिए। तो मुझे आप अपने मेरे नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और वो ट्रेनिंग ले सकते हैं और उसको शुरू करिए। मैं भी कोशिश करूंगा उस ट्रेनिंग के पार्ट्स में डालने की, और जितना हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए लोगों को बोल करके, क्योंकि मेरे पास एडवर्टीजमेंट का कोई ज़्यादा और कोई साधन नहीं है, तो मैं आप तक पहुंचूं कैसे। तो एक चैनल है, एक वो है, नंबर मैं ये बता रहा हूँ। और इस पूरी के पूरे षड्यंत्र को समझने के लिए जो मैंने प्लेंडेमिक वाली जो वीडियो है वो, और मैं जो बाकी चीज़ें हैं उसका मैं लिंक इस वीडियो के लिंक में डालने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको वो चीज़ें पता चलें। जैसे मैं ये प्लेंडेमिक पूरी दुनिया में कैसे आई इसका मैं लिंक डाल दूंगा, फिर ये खेती के कानून कैसे खतरनाक है वो डाल दूंगा। तो वो लिंक मैं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो उसमें नीचे आ जाएगा, और उन पे क्लिक करके आप वो वीडियोस वहां देख सकते हो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन में बाकी वीडियोस का लिंक है जो जो आपके काम की ज्यादा है। मतलब रेगुलरली तो मैं डालता ही रहता हूँ जो भी टॉपिक होता है। फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा बड़ी ना बनाते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि नंबर है मेरा 9518170000। आपने व्हाट्सएप ही करना है, सीधा कॉल कर देते हैं कुछ लोग, तो उससे बचिए प्लीज़। व्हाट्सएप करके आप मुझे बता दीजिए, और ताकि मैं जितना हो सके आपको कंट्रीब्यूट कर पाऊँ इस दिशा में। तो अपने लोगों, अच्छा, आसपास अपने लोगों को ज़रूर आप ढूंढते रहिए कि इस तरह के लोग जो समझते हैं कि ये पूरा प्रोपेगेंडा है, क्योंकि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है। और जैसे ही ये मैं इस दौर से मैं गुजरूंगा, उसके बाद मैं अब यात्रा शुरू करने का प्लान कर रहा हूँ। साइकिल यात्रा मैं शुरू करूँगा, और क्योंकि अभी यात्रा के बाद लिटरली हम लोगों को जोड़ना शुरू करेंगे। तब तक आप चिट्ठियां लिखिए कि यूएपीए को और इन चारों को जो मैंने थोड़ी देर पहले बोले हैं, इन सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं, जो नोटिफिकेशन को वापस लेके और बैक टू नॉर्मल करें। हम न्यू नॉर्मल में नहीं जिएंगे, न्यू नॉर्मल में जीने का हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, और ना ही मैं चाहूंगा कि हमारी अगली संतान, हमारे बच्चे न्यू नॉर्मल जैसी किसी चीज के अंदर जिएं। ये जो मास्क लगाने वाला प्रोपेगेंडा है, जो ये जबरन टीके लगाने वाला है, जो ये पासपोर्ट वाला सिस्टम है कि आपके पास होगा तो आपको घुसने दिया जाएगा, इसका विरोध करना है। जितना हो सके उतना विरोध करना है। बच्चों के स्कूल कॉलेज नॉर्मलाइज करवाइए, अपनी ज़मीनों को बिकने से बचाइए, चिट्ठियां लिखिए कि हम लोग नहीं बेचेंगे। थैंक यू। शब्बा खैर।